Bismillahirrahmanirrahim. Today in this video we are going to discuss Calvin cycle. Calvin cycle के चार नाम हैं इंक्लूडिंग Calvin cycle. Calvin cycle हम इसलिए कहते हैं कि मेल्विन कैल्विन और इनके कोलीग्स ने ना जो है इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से इनका ताल्लुक़ है, तो इसलिए ये प्रोसेस कैल्विन साइकिल कहलाता है. दूसरा इस प्रोसेस का नाम है डार्क रिएक्शन. वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइट की गैर मौजूदगी में भी वकूअ पज़ीर हो सकता है. तीसरा नाम इसका है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, यानी कि वही मतलब कि लाइट ना हो तब भी ये हो सकता है इंडिपेंडेंटली. एक चौथा नाम भी है जो कि इतना ज़्यादा सुनने में नहीं आया, C3 पाथवे. C3 पाथवे हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो पहला प्रोडक्ट बनता है 3 फास्फोग्लाइसरेट, वो 3 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए हम इसको C3 पाथवे भी कहते हैं. तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन इसका कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है. सबसे पहले हमने रिकॉल करना है लाइट रिएक्शंस को जिसके अंदर फास्फो रियलाइजेशन हुई है, केमियोस्मोसिस का प्रोसेस हुआ है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों तरीक़ों से, जिसके नतीजे में हमें एनर्जी मिली है. ये कॉर्नर पर आप देख सकते हैं, लेफ़्ट कॉर्नर पर ये क्लोरोप्लास्ट है. क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट रिएक्शन है, ATP और NADPH बन रहा है. दरअसल ये दोनों चीज़ें ATP और NADPH इनके पास एनर्जी है, ये लाइट रिएक्शन से आ रही हैं और लाइट रिएक्शन हो रहा है थाइलाकाइड की मेम्ब्रेन के अंदर, और कैल्विन साइकिल हो रहा है स्ट्रोमा के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर. तो आपने ये बात ध्यान से याद रखनी है, आपको साइट याद रहे, लाइट रिएक्शन की साइट याद रहे और डार्क रिएक्शन की साइट याद रहे. तो लाइट रिएक्शन हमें क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है. उस एनर्जी को हमने इस्तेमाल करना है कैल्विन साइकिल में. और कैल्विन साइकिल हमें क्या देगा? कैल्विन साइकिल हमें फूड देगा इन द फॉर्म ऑफ शुगर, जिसको प्लांट खुद भी इस्तेमाल कर सकता है और इसको एनिमल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो चलते हैं प्रोसेस की तरफ. ये प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगा? जी, सबसे पहले आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में, फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 पौधे इस्तेमाल किया करते हैं. तो कैल्विन साइकिल के अंदर 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल होंगे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इसके साथ रिएक्शन किस चीज़ का होगा? इसके साथ रिएक्शन होगा राइबोलोज बिसफॉस्फेट. दिस इज कंपाउंड राइबोलोज बिसफॉस्फेट. बिस इसलिए कह रहे हैं कि 2 फॉस्फेट हैं इसके पास, इसलिए बिसफॉस्फेट का लफ्ज़ है. ये दरअसल 3 मॉलिक्यूल हैं. आपने मॉलिक्यूल्स को और कार्बन नंबर को मिक्सअप नहीं करना. ये जो 3 लिखा हुआ है ये मॉलिक्यूल को जाहिर कर रहा है कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स हैं और हर मॉलिक्यूल के अंदर 5 कार्बन हैं, जिसको ये 5 बॉल्स के साथ इंडिकेट किया गया है. ये राइबोलोज बाई बिसफॉस्फेट RUBP रिएक्शन करता है CO2 के साथ. ये भी 3 मॉलिक्यूल हैं और एक एंजाइम के ज़रिए ये रिएक्शन होता है जिसका नाम है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, और इसको हम शॉर्टली कहते हैं रूबिस्को. रूबिस्को के बारे में कहा जाता है कि ये अबंडेंटली फाउंड प्रोटीन है इन वर्ल्ड, क्योंकि बहुत सारे दुनिया में लाखों प्लांट्स हैं, लाखों प्लांट्स के अंदर लाखों हज़ारों मिलियंस बिलियंस जो हैं वो सेल्स हैं, उनके अंदर बहुत सारी मिकदार में क्लोरोप्लास्ट हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर रूबिस्को मौजूद है जो कि ये प्रोसेस करवाती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और RUBP को आपस में मिलाती है. तो इसलिए कहा जाता है कि ये रूबिस्को अबंडेंटली प्रोटीन है, फाउंड प्रोटीन है इन द वर्ल्ड. जी, तो ये काम क्या कर रही है? CO2 और RUBP को आपस में मिलाएगी. तो अब आपने ये देखना है कि यहाँ पर हम ज़रा कार्बन नंबर्स को देख लेते हैं कि हमारे पास टोटल कार्बन कितने हैं. RUBP के एक मॉलिक्यूल के पास 5 कार्बन है, याद रखना है. RUBP के एक मॉलिक्यूल के पास 5 कार्बन है. ऐसे हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं. RUBP के 3 मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद है. तो टोटल नंबर बनेगा 3 × 5 15. तो RUBP
की सूरत में हमारे पास 15 कार्बन मौजूद हैं। आप कार्बन नंबर को याद रखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम ठीक चल रहे हैं। ऊपर से 3 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में, यानी कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। 3 कार्बन डाइऑक्साइड के और 15 कार्बन RuBp की सूरत में आ रहे हैं, तो मिलकर बना देते हैं ये 18 कार्बन। बात याद रखनी है, कितने कार्बन बन रहे हैं? 18 कार्बन। नाउ अब क्या होगा, एक नया मॉलिक्यूल बनेगा, फास्फोग्लाइसिरेट। 3 फास्फोग्लाइसिरेट के पास एक फॉस्फेट है और 3 फास्फोग्लाइसिरेट के साथ जो 3 है ये फास्फेट की पोजीशन को जाहिर कर रहा है, ना कि मॉलिक्यूल्स के नंबर को। मॉलिक्यूल्स के नंबर को जो चीज़ जाहिर कर रही है वो शुरू में लिखी हुई है 6, यानी कि 3 फास्फोग्लाइसिरेट के 6 मॉलिक्यूल हैं और फास्फोग्लाइसिरेट के तीसरे कार्बन पर फास्फेट अटैच है, जिसकी वजह से हमने इस मॉलिक्यूल को कहा 3 फास्फोग्लाइसिरेट। तो अगर हम कार्बन नंबर यहाँ पर जो है अगर कंक्लूड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर कार्बन नंबर हमारे पास 18 होने चाहिए। तो फास्फोग्लाइसिरेट 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, यानी कि इसके पास एक फास्फोग्लाइसिरेट के पास 3 कार्बन है। याद रहे कि ये 3 जो लिखा हुआ है ये नंबर्स के लिए नहीं लिखा हुआ, ये फास्फेट की पोजीशन है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी कि 6 मॉलिक्यूल हमारे पास हैं फास्फोग्लाइसिरेट के, तो बनता है 18। इट मीन कि हमारे पास जो कंपाउंड बना है CO2 और राइबोलोज बिसफॉस्फेट के मिलने से वो बना है 3 फास्फोग्लाइसिरेट, और ये ऐसे 6 मॉलिक्यूल्स बने हैं। दरअसल ये डायरेक्टली नहीं बनता, यानी कि CO2 और RuBp जब आपस में मिलते हैं तो 6 कार्बन कंपाउंड बनता है, यानी कि एक कंपाउंड बनते हैं, तीन मॉलिक्यूल्स बनते हैं 6 कार्बन कंपाउंड के लिए, यानी कि वही 18 कार्बन। लेकिन वो अनस्टेबल होता है और वो हर एक मॉलिक्यूल टूटता है, यानी कि एक 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल टूटेगा तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे 3 कार्बन वाले। इस तरीके से जब 6 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल टूटते हैं तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? हर 6 कार्बन वाले कंपाउंड से हमारे पास 2 नए मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, तो इस तरीके से हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो इन शॉर्ट हमारे पास 6 फॉस्फोग्लाइसिरेट आ जाते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं आते, इससे पहले भी एक कंपाउंड मौजूद है जो कि इमीडिएटली ब्रेक हो जाता है। इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, कार्बन फिक्स हो रही है। कार्बन कैसे फिक्स हो रही है? देखिए CO2 एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और जबकि 3 फास्फोग्लाइसिरेट ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अब वो जो कार्बन ऊपर से आ रही है इस मॉलिक्यूल के नतीजे में वो कार्बन अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हिस्सा बन गई है, तो इसीलिए हम इस हिस्से को हम कहेंगे कि कार्बन फिक्स हो गई है, कार्बन की फिक्सेशन हो गई है। अब कार्बन बाकायदा तौर पर मॉलिक्यूल्स का, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का हिस्सा बन गई है। आगे चलते हैं। ये जो 3 फास्फोग्लाइसिरेट है, 3 फास्फोग्लाइसिरेट हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसके हर एक मॉलिक्यूल के पास एक फॉस्फेट मौजूद है, इसके हर एक मॉलिक्यूल के पास एक फॉस्फेट मौजूद है। जी, तो 6 ATP जो हैं वो दरकार होंगे 6 फास्फोग्लाइसिरेट के मॉलिक्यूल्स को फॉस्फेट ग्रुप देने के लिए। तो ये ATP कहाँ से आ रही है? ये वही ATP है जो लाइट रिएक्शंस ने हमें दी है। तो इस तरीके से 6 ADP बन जाएंगे और जो फास्फेट होंगे 6 वो अटैच हो जाएंगे 3 फास्फोग्लाइसिरेट के साथ और एक नया कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसिरेट। 1 and 3 वंस अगेन ये पोजीशंस हैं, पोजीशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि पहली कार्बन पर फॉस्फेट लगा है और फिर तीसरी कार्बन पर फॉस्फेट लगा है, तो इसलिए हमने कहा 1,3 और 20 इसलिए कहा कि 2 हैं, 20 2 के लिए आया है लफ्ज़। तो 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसिरेट जो कि एक एसिड है। नेक्स्ट क्या होगा? 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसिरेट के साथ NADPH जो है रिएक्ट करेगा, यानी कि अपने जो प्रोटॉन है, हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन है, वो NADPH 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसिरेट को दे देगा
और इसके अंदर से 6 फॉस्फेट भी रिमूव हो जाएंगे और नतीजतन हमारे पास रिजल्टिंग कंपाउंड जो बनेगा वो है ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। वंस अगेन 3 जो है ये पोजीशन के लिए है और इस तरह के तरीके के 6 जैसे 6 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट 6 मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये NADPH आया कहाँ से है? ये वही लाइट रिएक्शन से आया। आपको विजुअलाइज करवा देता हूँ। तो NADPH 2 इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन देगा, जिसकी वजह से इसकी रिडक्शन हो जाएगी, यानी कि 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट की रिडक्शन हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं और इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रही है। तो ऐड होना इलेक्ट्रॉन का और हाइड्रोजन का रिडक्शन प्रोसेस कहलाता है। तो आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ जी स्कीम से। जी, तो ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है ये लास्ट हिस्सा है जी स्कीम का। ये NADP रिडक्टेज ये एक एंजाइम है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और फिर NADP और 2 प्रोटॉन जब आपस में मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इसके अंदर शामिल हाल होगी, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं वो उस एनर्जी की वजह से वो एनर्जी इसके अंदर जज्ब हो जाएगी और NADPH का मॉलिक्यूल बनेगा, यानी कि NADPH के पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है और साथ में एक प्रोटॉन भी बनेगा। तो इस तरीके से ये NADPH वहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। अगर हम मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लेते हैं तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट के पास 3 कार्बन वाला ये मॉलिक्यूल है। तो इस तरीके के 6 मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे 3 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 18 हमारे पास कार्बन पूरे हैं। नेक्स्ट हमारे पास G3P बन रहा है। G3P ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इसके पास भी हर एक मॉलिक्यूल के पास 3 कार्बन है और इस तरीके के हमें 6 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 18। यहाँ पर भी हमारे पास कार्बन की मिकदार पूरी है, यानी कि जो शुरू में हमें 18 कार्बन हमारे पास आ गए थे, यहाँ भी 18 कार्बन मौजूद हैं। यहाँ से क्या होगा कि 6 मॉलिक्यूल्स, वंस अगेन 6 मॉलिक्यूल्स हमारे पास मौजूद हैं और इसमें से सिर्फ एक मॉलिक्यूल वो साइकिल से बाहर निकलेगा। G3P ग्लिसरल एल्डिहाइड एक बाहर निकलेगा जिसके पास फॉस्फेट भी मौजूद है, यही शुगर है। यही मॉलिक्यूल जो है बाहर निकलने के बाद इससे बना ली जाएगी कार्बोहाइड्रेट बना लिए जाएंगे, स्टार्च बना ली जाएगी और इसके अलावा सुक्रोज़ बना ली जाएगी और इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना लिए जाएंगे। यही वो चीज़ है जो हमें मकसूद है, मतलूब है, यानी कि इसको प्लांट भी इस्तेमाल करेंगे और जानवर भी इस्तेमाल करेंगे। इसी चीज़ को हासिल करने के लिए सारे के सारे जतन किए गए हैं, सारी की सारी एफर्ट की गई है। एक मॉलिक्यूल हमें G3P का मिला, बाहर आ गया, बाकी 5 मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे? वो आगे चले जाते हैं फर्दर। और G3P के 5 मॉलिक्यूल जब आगे चले जाते हैं, ये काम क्या करेंगे? इसको समझने के लिए तो तीसरा 220 पेज पर फेज़ 3 में कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो उसको मैं थोड़ा सा रीड कर देता हूँ कि थ्रू अ कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शंस द कार्बन स्केलेटन ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन G3P, ये इसी के बारे में बात हो रही है कि 5 मॉलिक्यूल किसके हैं? G3P के। आर रीअरेंज होंगे इनटू 3 मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन राइबोलोज फॉस्फेट RUP। तो इस बात को मैं समझा देता हूँ आपको कि G3P जो है 3 कार्बन है G3P के पास। इससे मज़ीद अब बनने हैं 3 मॉलिक्यूल्स बनने हैं, 3 मॉलिक्यूल्स बनने हैं और हर मॉलिक्यूल के अंदर 5-5 कार्बन होंगी। अगर G3P वाली स्टेज पर देखें तो इस वक्त हमारे पास 15 कार्बन है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आने चाहिए, तो अगर उनको हम कंक्लूड करें, कैलकुलेट करें, तो वो भी 15 कार्बन ही आने चाहिए। तो G3P एक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है फेज़ 3 में, उसका नाम है राइबोलोज फॉस्फेट। राइबोलोज फॉस्फेट जो है वो 5 कार्बन पर मुश्तमिल एक मॉलिक्यूल है। इस तरीके के 3 मॉलिक्यूल बनेंगे, यानी कि 5 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल कंपाउंड है उसका नाम है राइबोलोज फॉस्फेट। इस राइबोलोज फॉस्फेट 3 मॉलिक्यूल बनते हैं और हर मॉलिक्यूल के पास जो है 5 कार्बन मौजूद हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 तो फिर 18 जो है वो 15 हमारे पास आ जाते हैं, क्योंकि 3 पहले निकल गए हैं तो हमारे पास 15 आ गए हैं। राइबोलोज फॉस्फेट हमारे पास 3 मौजूद हैं। 3 राइबोलोज फॉस्फेट के लिए
जो है वो 3 एटीपी दरकार है कि हर एटीपी जो है अपनी अपनी फॉस्फेट वो 3 राइबोलोज फॉस्फेट को दे देगा। अगर देखें यहाँ पर G3P आगे अगर चलते तो G3P के लिए तो 5 कार्बन यानी कि 5 एटीपी दरकार होती हैं, क्योंकि अब ये G3P जो है राइबोलोज फॉस्फेट में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि अब 3 मॉलिक्यूल आगे बने हैं, तो 3 मॉलिक्यूल के लिए 3 एटीपी काफ़ी हैं। और जब ये 3 एटीपी के मॉलिक्यूल अपनी फॉस्फेट दे देते हैं राइबोलोज फॉस्फेट को, तो एक नया कंपाउंड बनता है जिसका नाम है राइबोलोज बिस फॉस्फेट। बिस वंस अगेन उसी तरीके से फॉस्फेट के लिए आया है, और ये दोबारा से राइबोलोज जो है ये CO2 के साथ मिलेगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 के साथ, और वंस अगेन फिर वही साइकिल चलेगा। तो पहला स्टेप है ये कार्बन फिक्सेशन का है कि जो इनऑर्गेनिक कार्बन है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में फिक्स कर दी गई है। दूसरा जो प्रोसेस है रिडक्शन फेज़ है, जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है ऐड कर दिए गई हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर। और जो आखिरी प्रोसेस है थर्ड वो है रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर RUBP, यानी कि RUBP को दोबारा बना दिया गया है जिसने एक्सेप्ट करना है 3CO2 को, 3 मॉलिक्यूल जो है कार्बन डाइऑक्साइड के। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है RUBP, जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्शन करता है। इस तरीके से ये कंप्लीट प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है।